हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी पाठशाला में। अब तक हमने 11th की जो सोशियोलॉजी की बुक है उसे हमने चैप्टर 3 तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आप चाहें तो देख सकते हैं। और इसका चैप्टर 4 का हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। आज पार्ट 2 है। तो अगर आप ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो अब तक हमने संस्कृति के बारे में जाना था। आइए हम देखते हैं कि संस्कृति की विशेषताएँ क्या क्या हैं। आइए, संस्कृति की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है। संस्कृति जो है ना वो सीखी जाती है। मतलब संस्कृति हमें जन्म से नहीं मिलती है। जैसे कि मान लो मैं हिंदू परिवार में जन्म हुआ, मेरा किसी का मुसलमान परिवार में जन्म हुआ, किसी बच्चे का, मैंने अपनी कोई चीज़ सीख के नहीं आई, जन्म से नहीं आई। जबकि समाज के हम अंतःक्रिया के माध्यम से मैं सीखूंगी तो मैं हिंदुओं जैसा व्यवहार करूंगी, हिंदू के रिचुअल फॉलो करूंगी। लेकिन अगर वही सेम एक बच्चा हिंदू हुआ, एक मुसलमान हुआ, तो जो बच्चा मुसलमान पैदा हुआ तो वो अपने रिचुअल सीखेगा, वो अपनी समाज के हिसाब से वो चीज़ें करेगा, अपने समाज के हिसाब से रिचुअल करेगा। अब मान लेते हैं एक उदाहरण के तौर पे, मैं एक बच्चा यहाँ हुआ, एक बच्चा यहाँ हुआ, ये हिंदू हुआ, ये मुसलमान हुआ। अब हम इन दोनों को बचपन से ही इस ऐसे कर दें, हिंदू वाले को मुस्लिम के घर भेज दें, मुस्लिम वाले को हिंदू के घर भेज दें, उनको पता ना हो कुछ, तो क्या हुआ, हिंदू जैसा व्यवहार करने लगेंगे क्योंकि वो हिंदू के घर में पैदा हुए हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए संस्कृति जो है ना हमें जन्मजात नहीं मिलती है, हम इसे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है। दूसरा है साझी होती है। किसी समाज के सदस्य समान संस्कृति को साझा करते हैं, यही सामूहिकता की भावना पैदा करती है। जैसे कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ के अधिकतर लोग जिस भी संस्कृति को बहुत ज़्यादा मानते हैं तो हम भी उसके प्रति ना हमें भावना आने लगती है और हम वही सारी चीज़ें सीखते हैं। ये हमारे सामूहिकता की भावना को पैदा करती है। ठीक है। तीसरा होता है संस्कृति सामाजिक होती है। यह व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है और समाज में जीवन को व्यवस्थित बनाती है। ये हमारे व्यवहारों पे ना नियंत्रण लगाती है, जैसे कुछ टर्म्स कंडीशन, कुछ नियंत्रण। नहीं तो अगर किसी चीज़ पे रोक टोक ही ना हो, नियंत्रण ही ना हो, तो हम तो करते चले जाएंगे, हमें समझ ही नहीं आएगा कि सही क्या है गलत क्या है। ये सारी चीज़ें हम संस्कृति में हमें सिखाई जाती है और ये संस्कृति सामाजिक होती है। ठीक है। संस्कृति ना परिवर्तनशील होती है, अर्थात इसमें समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार संस्कृति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे, जैसे कोई इंडियन है, ठीक है, वो कोई दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गया, अमेरिका वगैरह सी कहीं पे भी शिफ्ट हो गया, या फिर कोई स्टेट का मान लीजिए कि मैं बिहार से हूँ, मैं किसी और स्टेट में शिफ्ट हो गई। अब मैं 10 साल तक उस अनदर स्टेट में रही, तो वहाँ की चीज़ें, वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार मैं खुद को ढालूंगी ना। वहाँ के लोग तो मेरे हिसाब से नहीं ढालेंगे, मैं वहाँ की चीज़ें अपने अंदर डालने लगूंगी, तो जिसमें मेरे वजह से चेंजेस आएंगे। इसकी जिन सारी चीज़ों के परिस्थितियों के अनुसार मेरे में चेंजेस आएंगे, तो हमारी संस्कृति भी परिवर्तनशील होती है। ठीक है। परिस्थिति के अनुसार, स्थान के अनुसार, एक टाइम के अनुसार, ये सारी चीज़ें, इनमें चेंजेस होते रहती हैं कि ये एक स्थिर नहीं है, ये परिवर्तन होते रहता है। ठीक है। एकीकृत होती है। संस्कृति के विभिन्न तत्व जैसे भाषा, धर्म, रीति रिवाज, मूल्य, कला आदि आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि संस्कृति कभी भी ना अकेले मिलकर कुछ नहीं होता है। संस्कृति विभिन्न तत्व जैसे भाषा हो गया, धर्म हो गया, रीति रिवाज हो गया, मूल्य हो गया, हमारे कला हो गया, इन सभी चीज़ों से मिलकर इसका निर्माण होता है और ये सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सभी एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। आइए, संस्कृति ना आदर्शात्मक होती है। संस्कृति में आदर्शों, मूल्यों और मान्यताओं का समावेश होता है जो समाज के लिए दिशा निर्देशक होते हैं। जैसे कि संस्कृति में आदर्श कुछ होते हैं कि यार हमें इसका सम्मान करना चाहिए। जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाओं को देवी के रूप में देखा जाता है, ठीक है, घरे लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है। तो हमारे आदर्श हैं, हमारे मूल्य हैं कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बुढ़ापे में उनका ध्यान रखना चाहिए। मान्यताएँ हैं, ठीक है, बहुत सारी मान्यताओं का समावेश होता है कि अरे हमारे यहाँ तो हमारी संस्कृति में ये मान्यता है। तो ये सारी चीज़ें आदर्शात्मक होती हैं हमारी संस्कृति में, जो हमारे समाज को एक सही दिशा निर्देश प्रदान करती हैं। ठीक है।
तो संस्कृति क्या कैसे उत्पन्न हुई? संस्कृति प्रकृति ने दी है? नहीं, यह मानव निर्मित होती है। संस्कृति प्रकृति की देन नहीं है, बल्कि मनुष्य के विचार, अनुभव और नवाचार की देन है। ठीक है, मनुष्य विचार करता है, अनुभव करता है, फिर वो धीरे, ऐसा नहीं कि एक दिन में कोई संस्कृति का निर्माण हो जाएगा, नहीं, धीरे 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 चीज़ें परिवर्तित होती हैं, होते रहती हैं और फिर समाज धीरे धीरे उस चीज़ को स्वीकार कर लेता है, जिसे हम संस्कृति के रूप में जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको संस्कृति की मुख्य विशेषताएं समझ आ गई होंगी। आइए हम अपने आगे के टॉपिक को देखते हैं। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि संस्कृति के घटक, अव्यय कौन कौन से हैं। संस्कृति ना अनेक अव्ययों से मिलकर बनी होती है, जिनमें प्रमुख है, पहला है भौतिक संस्कृति। ठीक है, भौतिक संस्कृति ना उन सभी वस्तुओं को कहते हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं, जैसे घर, सड़क, कपड़े, भोजन, मशीनें, पुस्तकें। जस्ट लाइक आप समझ जाइए कि वो भौतिक वस्तुएं जो मनुष्य के द्वारा बनाई जाती हैं, उन्हें हम भौतिक संस्कृति कहते हैं, या फिर जिन्हें हम छू सकते हैं वो भौतिक संस्कृति के अंदर में आती हैं। और अभौतिक संस्कृति उसको कहते हैं, वो अमूर्त तत्व हैं जो हमारे विचारों, विश्वासों, मूल्यों, मान्यताओं, रीति रिवाजों, भाषा, धर्म, कला, नैतिकता आदि में प्रकट होते हैं। अभौतिक संस्कृति उसको कहते हैं जिसे हम छू नहीं सकते, हम देख नहीं सकते, बस हम महसूस करते हैं। अब हम किसी का विचार देख तो नहीं सकते हैं, कोई अपना विचार वो बताएगा हमें तो हम समझेंगे, विश्वास करेंगे, उस पर मान्यता को मानेंगे, रीति रिवाज को मानेंगे, धर्म को मानेंगे, कला को मानेंगे। तो जो चीज़ हम नहीं छू सकते हैं, जो मानव निर्मित नहीं है, वह अभौतिक संस्कृति कहलाती है। ठीक है, इसमें भौतिक आप समझ गए हैं, जिन्हें मनुष्य ने बनाया है और जिसको हम छू सकते हैं, और अभौतिक भी मनुष्य नहीं बनाया है, सब ने मिलकर इसका निर्माण हुआ है, लेकिन उसमें वे तत्व आते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? आइए चौथा टॉपिक देख लेते हैं, क्या है? एक मिनट। अब हम देखते हैं कि संस्कृति के प्रकार कौन कौन से हैं। तो संस्कृति के ना आम तौर पे बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। इस चैप्टर में हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे। विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। भौगोलिक आधार पर, भौगोलिक मतलब हम जगह के हिसाब से संस्कृति को डिफाइन करते हैं। जैसे हो गया ग्रामीण जो लोग ग्राम में रहते हैं उनकी संस्कृति को ग्रामीण संस्कृति, जो लोग शहर रहते हैं शहरों के लोगों की अपनी थोड़ी संस्कृति होती है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, पर होती है। ठीक है, तो शहरी संस्कृति, आदिवासी जो होते हैं ना उनकी अपनी संस्कृति होती है, उनका अपना कल्चर होता है, उनको पूरी तरह से कोई लेना देना नहीं है। शायद अंडमान निकोबार साइड कोई रहता है आदिवासी समूह, उनको पूरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, उनकी अपनी संस्कृति है। ठीक है, तो ये भौगोलिक आधार पर ये तीनों संस्कृतियाँ आती हैं, और भी हो सकती हैं, यहाँ पे सिर्फ मैंने 3 ही लिखा है। आइए कार्यात्मक आधार पर आर्थिक संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति, धार्मिक संस्कृति, ये सारे हमारे कार्य के आधार पर बटी हुई संस्कृतियाँ हैं। ठीक है, प्रगति के आधार पर मतलब संस्कृति में कैसे कैसे परिवर्तन आए होंगे, संस्कृति कैसे कैसे बढ़ी होगी। तो जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वैसे ही प्राचीन संस्कृति, मध्यकालीन संस्कृति और आधुनिक संस्कृति। ठीक है, चौथा है विशिष्टता के आधार पर लोक संस्कृति, शिष्ट, उच्च संस्कृति और जन संस्कृति। ठीक है, थोड़ा सा एक इसका उदाहरण देख लेते हैं, 1 मिनट। भारत में दीपावली का त्यौहार केवल रोशनी का पर्व नहीं है, बल्कि यह एक अच्छाई और बुराई पर विजय, पारिवारिक एकता, स्वच्छता, दान और पूजा पाठ जैसी मान्यताओं को भी बढ़ावा देता है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा है और जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता आ रहा है। ठीक है, इतना आपको समझ में, हमने 4 तक कर लिया ना, हमने 4 तक कर लिया। अब हम 5वां देखेंगे कि क्या है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि संस्कृति तथा समाजीकरण के क्या महत्व हैं। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि संस्कृति और समाजीकरण क्या है, कैसे संबंधित है एक दूसरे से। अभी हम पढ़ेंगे कि इनका क्या महत्व है। ठीक है, संस्कृति ना समाजीकरण की प्रक्रिया को दिशा और
आधार प्रदान करती है। जैसे समाज में कोई प्रक्रियाएं चल रही हैं, उसको दिशा निर्देश प्रदान करता है संस्कृति कि ये सही क्या है, गलत क्या है। अगर समाज किसी परिस्थिति में फंस जा रहा है तो उसको सॉल्यूशन निकालने के लिए हम संस्कृति का सहारा लेते हैं। तो संस्कृति को आमतौर पे समाजीकरण की प्रक्रिया को दिशा और आधार का प्रमाण माना जाता है। ठीक है, इसी के माध्यम से बच्चे समाज के नियमों, मूल्यों, परंपराओं और मान्यताओं को सीखते हैं। ठीक है, संस्कृति ना व्यक्ति को समाज का जिम्मेदार सदस्य बनाती है तथा सामाजिक एकता बनाए रखने में मदद करती है। ये संस्कृति और समाजीकरण का महत्व था जो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी पिछले वाले चैप्टर में हमने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल से करा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब हम देखते हैं कि संस्कृति और समाज में क्या संबंध है। संस्कृति और समाज ना एक दूसरे के पूरक हैं। समाज के बिना संस्कृति का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है और संस्कृति के बिना समाज संगठित नहीं रह सकता। आप खुद सोच के देखिए, जिस समाज में संस्कृति ना हो, मूल्य ना हो, वहाँ पे कोई नियम कानून ना हो, उस समाज का कोई अस्तित्व रहेगा, संगठित रहेगा? और सिर्फ संस्कृति ही कहीं फैली हुई है, समाज है ही नहीं, कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो क्या संस्कृति का कोई अस्तित्व रहेगा? इसीलिए कहा गया है कि संस्कृति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। समाज बिना संस्कृति अस्तित्व में नहीं रह सकती और संस्कृति के बिना समाज संगठित नहीं रह सकता। ठीक है, आइए, संस्कृति जो है ना वो समाज को पहचान देती है और समाज संस्कृति को संरक्षित रखता है। संस्कृति हमारे समाज को इस प्रकार पहचान देती है। जैसे हमारी संस्कृति छठ पूजा हो गई, बिहार का छठ पूजा कि क्यों पूरी दुनिया में नाम है, तो वो हमारी संस्कृति है। उस संस्कृति से हम बिहार, कहीं पे भी कहा जाता है छठ पूजा का नाम आता है तो वो बिहार, यूपी का नाम आता है। तो संस्कृति ना हमारे समाज को एक पहचान देती है और समाज और हम जो समाज है वो संस्कृति को संरक्षित रहता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपनी संस्कृति को बचा के रखें और उनका ध्यान रखें ताकि आगे की आने वाली पीढ़ियों को हम हस्तांतरित कर सकें। ठीक है, समाज है ना, समाज में परिवर्तन के साथ संस्कृति में भी परिवर्तन आता है तथा नई परिस्थितियों के अनुसार नए सांस्कृतिक रूप विकसित होते हैं। संस्कृति ना एक जगह स्थिर नहीं हो सकती है, उसमें परिवर्तन आएगा। जैसे जैसे समाज में चीज़ें परिवर्तित होंगी, संस्कृति में भी परिवर्तन आएगा। नई परिस्थितियों के अनुसार नए संस्कृति भी विकसित हो सकते हैं। जैसे कि पहले हम लोग वो 25 दिसंबर क्रिश्चियन का जो फेस्टिवल होता बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं होता था, हम लोग तो नहीं ही करते थे, जो करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब वो चीज़ भी फेमस हो गई है, स्कूलों में केक बंटने लगते हैं या फिर हम उस चीज़ को भी जानने लगे हैं कि अच्छा ये उनका भी फेस्टिवल है तो हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। तो नई परिस्थितियों के अनुसार नए सांस्कृतिक रूप भी विकसित होते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा सा समरी ये है कि पढ़ लीजिए। संस्कृति समाज की आधारशिला है जो मनुष्य के विचारों, व्यवहारों, सामाजिक जीवन को आकार देती है। समाजीकरण की प्रक्रिया संस्कृति के माध्यम से ही संभव होती है जिसमें व्यक्ति समाज का एक सक्रिय सदस्य बनता है। ठीक है, यहाँ पे हमने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है बच्चों। इसके बाद हम पार्ट 3 लेके आएंगे जिसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका कोई भी सुझाव हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें। बाकी अपने समाजशास्त्र के दोस्तों के साथ ज़रूर ये वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।